मेरा नाम सबा है। एक छोटे शहर की आम लेकिन पढ़ी लिखी लड़की, जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें हकीकत बनने का मौका कभी नहीं दिया। मैं 4 बहनों में तीसरे नंबर पर थी। अब्बू दर्जी का काम करते थे और अम्मी दूसरों के घरों में काम करके हमें पालती थीं। मैं हमेशा सोचती थी कि पढ़ाई पूरी करके कुछ बड़ा करूं, लेकिन हालात और जिम्मेदारियों ने मुझे जल्दी बड़ा कर दिया। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी जैसे तैसे कर दी गई थी और अब अम्मी अब्बू की नज़र मुझ पर थी। मैं दिल से तैयार नहीं थी, लेकिन जब घर में आए दिन फाके होने लगे, तब मैंने खुद ही हामी भर दी कि मुझे जहाँ चाहे ब्याह दें, बस अब्बू की परेशानी खत्म हो जाए। कुछ दिन बाद रिश्ते की एक आंटी हमें देखने आई। उन्होंने मुझे देखकर कहा, लड़की बहुत सलीकेदार है, देखने में भी ठीक है, हमारे भतीजे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। मैंने सिर झुका लिया था, जैसे अपनी किस्मत पर हामी भर दी हो। लड़का सऊदी अरब में काम करता था। नाम था फारूक। उम्र 33 साल, और मैं उस वक्त सिर्फ 22 की थी। मैंने जब उसकी फोटो देखी तो मन ही मन सोचा कि ठीक है, चलो शक्ल तो बुरी नहीं है। और जब फारूक से फोन पर बात करवाई गई तो उसने बड़े मीठे लहजे में कहा, मैं चाहता हूं मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जो मेरे अब्बा अम्मी का भी ख्याल रखे, और मैं उसे जल्द ही अपने पास बुलाऊं। उसके इन लफ्जों ने मुझे थोड़ी राहत दी। मैं एक नई जिंदगी की उम्मीद से भर उठी थी। कुछ हफ्तों में ही निकाह हो गया और रुखसती भी। फारूक निकाह के एक हफ्ते बाद ही वापस चला गया, लेकिन उसके अब्बा, मीर साहब, मेरे साथ उसी बड़े से मकान में रहते थे जहां नौकर चाकर थे, लेकिन दिल से कोई नहीं था। शुरू में मैं अपने शौहर को बहुत याद करती थी। हर रोज उससे बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं। उसका लहजा ठंडा पड़ने लगा, जवाब संक्षिप्त और बेमन से आने लगे। मैंने सोचा कि शायद काम की टेंशन होगी या वक्त की कमी, लेकिन एक औरत की फितरत अपने मर्द के बदलते अंदाज को पहचान ही लेती है। उधर मेरे ससुर मुझसे बहुत तहजीब से पेश आते थे। हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते। कहते, बेटा, फारूक तो किस्मत वाला है जो तुझ जैसी बीवी मिली। तेरी सादगी और लहजा दिल को छूता है। मैं मुस्कुरा देती थी और उन्हें इज्जत से जवाब देती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके लफ्जों में एक अजीब सी नरमी और फिर एक गहराई आने लगी, जो अब सिर्फ तारीफ नहीं रही थी। जब मैं सादे सूती कपड़े पहनकर उनके कमरे में चाय देने जाती, तो उनकी नजरें मुझे सिर से पांव तक देखती थीं। उन्होंने एक दिन यूं ही कह दिया, तू इन सादे कपड़ों में भी कमाल लगती है। अगर तुझे मेरी बीवी बना देता खुदा, तो तुझसे नजरें ना हटती। उस वक्त मैं हैरान रह गई थी। मैंने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उसके बाद वो अक्सर मुझसे उस अंदाज में बात करने लगे जो एक ससुर का नहीं, किसी और रिश्ते का होता है। और फिर शुरू हुआ वो द्वार, जहां मेरी तन्हाई और उनकी बातों की गर्मी मुझे बहा ले गई। मैं जानती थी ये गलत है, मगर मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश थी। फारूक की बेरुखी और मीर साहब की तवज्जो के बीच मैं खुद को नहीं संभाल सकी। मैं सोचती रही कि शायद ये एक भावनात्मक सहारा है, मगर जल्द ही ये जिस्मानी ताल्लुक में बदल गया। पहली बार जब मैंने अपनी हद पार की, तो खुद से नफरत सी होने लगी। लेकिन मीर साहब ने कहा, बेटा, ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, मोहब्बत है। तेरे शौहर को तेरी कद्र नहीं, मैं तुझसे दिल से जुड़ चुका हूं। मैं जानती थी कि ये सब गुनाह है, लेकिन मैं हर रोज और ज्यादा उनकी तरफ खींचती चली गई। दिन रात उनकी बातें, उनका स्पर्श, उनका साया मेरे साथ रहने लगा। यहां तक कि नौकरों को भी अब समझ आने लगा था कि हम में कोई रिश्ता है। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ उस सुकून की तलाश थी जो मैंने कभी अपने शौहर के साथ महसूस नहीं किया था। फिर एक दिन मैंने फारूक से साफ साफ पूछा, कब ले जाओगे मुझे अपने पास? तो उसने कहा, तुम्हें जाने की क्या जल्दी है? अब्बा है ना तुम्हारे पास? वो जवाब नहीं, बल्कि एक खुला इशारा था, और मेरी आत्मा चिल्ला पड़ी कि मैं सिर्फ एक औजार थी, एक जरिया। शायद फारूक ने शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसके बूढ़े बाप को अकेलापन ना सताए। मेरी मौजूदगी एक इंसान की नहीं, एक जरूरत की थी। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मीर साहब मुझे और गहराई में खींचते जा रहे थे। वो मुझसे अब मोहब्बत की बात नहीं करते थे, सिर्फ जिस्म की बात करते थे। मेरी मासूमियत खत्म हो चुकी थी, और जब एक दिन मैंने सुना कि फारूक पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी और बच्चे सऊदी में रहते हैं, तो मेरी आंखों से जैसे खून बहने लगा। मैं पूरी तरह से धोखे में जी रही थी।
अब मीर साहब ही मेरी पूरी दुनिया बन चुके थे और मैं अपने अंदर से एक पत्नी नहीं, सिर्फ एक औरत रह गई थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। बस एक इंतजार था कि कभी तो कोई मुझे सच में अपनाएगा। लेकिन यहाँ तो हर कोई अपने मतलब के लिए मुझे छू रहा था और मेरा वजूद अब बिखर चुका था। उस रात जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, तो पूरा मोहल्ला नींद में डूबा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं, एक अजीब सा बोझ था जो दिल से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत देर तक अपनी शादी, अपने रिश्ते और अपने ससुर की बातों को लेकर सोचती रही। जिस घर में मुझे बहू बनाकर लाया गया था, वही घर अब मुझे तन्हा और पराया सा लगने लगा था। मीर साहब के साथ मेरे जो ताल्लुकात बन चुके थे, वो किसी भी हाल में जायज़ नहीं कहे जा सकते थे, लेकिन मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की उम्मीद की थी, उसने मुझे सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी समझा और अपने बाप के हवाले कर दिया। मुझे याद है जब फ़ारूक से मेरी पहली बार फ़ोन पर बात हुई थी, तो उसकी आवाज़ में जो अपनापन था, वो मेरे दिल को छू गया था। तब मुझे लगा था कि शायद यही वो इंसान है जो मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, उसने खुद को मुझसे दूर कर लिया। कभी किसी औरत के नाम से मोबाइल पर कॉल आता, तो वो झट से फ़ोन काट देता। कभी व्हाट्सऐप पर देर रात तक ऑनलाइन रहता और मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं सब समझती थी, लेकिन खुद को तसल्ली देती रही कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। शायद वह बहुत व्यस्त है। मगर हकीकत तब खुली, जब एक दिन मैंने उसके बाप, मीर साहब, के कमरे के बाहर से गुजरते हुए उनकी और फारूक की बात सुनी। वो स्पीकर पर बात कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत उसी वक्त मेरी सांसों में जहर घोलने वाली है। फारूक हंसकर कह रहा था, अब्बू, आपने तो मेरे निकाह का पूरा फायदा उठा लिया। अब क्या ख्याल है? और कोई लड़की चाहिए क्या? और मीर साहब उसी हंसी में जवाब दे रहे थे, बेटा, अब उम्र नहीं रही, वरना रुखसाना जैसी औरत तो हर मर्द का ख्वाब होती है। और फिर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मैं उस दिन खुद से नफरत करने लगी। मैं अपने ही कमरे में जाकर घंटों रोती रही। खुद को आईने में देखकर थूकने का मन करता था। मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं, इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाती? मायके में अब्बू बीमार रहते थे, अम्मी की उम्र सेवा करते बीत चुकी थी और बहनें अपने अपने घरों में उलझी थीं। मुझे डर था कि अगर मैं ये सब किसी को बता दूंगी, तो शायद कोई मेरा चेहरा तक न देखे। लेकिन मेरे अंदर की औरत, जो अब तक सिर्फ सहती आई थी, अब उठ चुकी थी। एक सुबह मैं बिना कुछ कहे, बस एक चिट्ठी मीर साहब के तकिए के नीचे रखकर निकल गई। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, आप दोनों बाप बेटे ने जो खेल खेला, उसमें एक औरत की आत्मा को कुचला है। लेकिन अब मैं आपकी कठपुतली नहीं बनूंगी। खुदा ही मेरा फैसला करेगा। जब मैं अपने मायके पहुंची तो अम्मी मुझे देखकर चौंक गईं। मेरी हालत खराब थी। आंखें सूजी हुई, होंठ सूखे हुए और पैर कांपते हुए। अम्मी ने कुछ पूछना चाहा तो मैं बस फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बस इतना कहा कि अब मैं उस घर में नहीं लौटूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उन्हें पूरा सच नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि ससुर की नीयत ठीक नहीं है। और वो बात सुनकर अम्मी सन्न रह गईं। फिर उन्होंने अब्बू से बात की। अब्बू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इंसान गलती करता है, मगर अगर वक्त रहते संभल जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मैंने पहली बार अब्बू की आंखों में वह प्यार देखा जो शायद बचपन में भी नहीं देखा था। मेरे घर लौट आने की खबर फारूक तक पहुंची तो उसने फोन किया और पूछा, क्यों आई हो वापस? क्या दिक्कत है? अब्बा ने कुछ कहा क्या? मैं चुप रही। फिर उसने कहा, देखो, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन तुमने खुद ही अब्बा से करीबियां बढ़ाईं। तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं जानता? और फिर जो उसने कहा, वह मेरी रूह को छलनी कर गया। मैंने तो सिर्फ तुम्हें अब्बा के लिए चुना था। मुझे तो मोहब्बत अपनी रागिनी से है। हम 5 साल पहले निकाह कर चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरा सिर घूम गया। मैं फोन गिराकर जमीन पर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कसूर क्या था। क्या गरीब घर में जन्म लेना गुनाह है? क्या अमीरी के ख्वाब देखना सजा है? मुझे याद है, जब रिश्ता आया था तो अम्मी को यही समझाया था कि अब्बा के लिए एक साथी चाहिए। मैंने सोचा था कि एक पत्नी बनकर मैं अपने शौहर के लिए जीऊंगी, लेकिन मेरी तकदीर में सिर्फ बेइज्जती, धोखा और गुनाह लिखा था। मैंने फारूक को जवाब नहीं दिया, तलाक का नोटिस भेजा। वो बहुत गुस्से में आया। कहने लगा,
तू तलाक मांगेगी? तुझ में हिम्मत है? जिस घर में तुझे रखा वो भी तेरी औकात से ज्यादा था। मैं शांत रही। मुझे अब किसी बहस की जरूरत नहीं थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कई हफ्तों तक कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई खाना नहीं खाया, बस खुद से सवाल करती रही, क्या सच में मुझसे गुनाह हुआ? लेकिन जब मेरी मासूम भतीजी मेरे पास आई और बोली, फूफी, आप बहुत अच्छी हो, किसी को मत छोड़ो आपको रुलाने के लिए, तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक बच्चे की मासूम बातों ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। मैंने तय किया कि अब आगे की जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीऊंगी। मैंने एक वकील से सलाह ली और तलाक का पूरा केस दाखिल किया। फारूक की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। उसने खुद कोर्ट में कहा कि मुझे इस औरत से कोई उम्मीद नहीं है। तलाक हो गया। समाज ने बातें बनाई, लोगों ने ताने दिए, लेकिन मेरे अब्बू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी ने कहा, जो हुआ वो गलत था, मगर तुझ में हिम्मत है, तू अपने लिए खड़ी हो सकी। अब मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। गरीब बच्चियों को जो मुझ जैसी मजबूरी में होती हैं, उन्हें सिखाती हूँ कि रिश्तों से ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान। अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेगी। आज भी जब रात को सोती हूँ तो मीर साहब का चेहरा याद आता है। फारूक की आवाज कानों में गूंजती है, लेकिन मैं खुद से कहती हूँ, सबा, तू अब गुलाम नहीं है, तू अब किसी की चीज नहीं, तू सिर्फ खुद की है। और यही सोचकर मैं फिर एक नई सुबह का इंतजार करती हूँ। अब जब मैं सुबह स्कूल जाती हूँ और बच्चों के मासूम चेहरे देखती हूँ, तो खुद को किसी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए महसूस करती हूँ। मेरी पहचान अब किसी की बहू या पत्नी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और शिक्षित औरत की है, जो अपनी शर्तों पर जीती है। मगर हर दिन उस पुराने जख्म की कोई न कोई परत फिर से खुल जाती है। कभी किसी बच्ची के सवाल से, कभी किसी अभिभावक की आंखों में उस पुराने डर को देखकर जो मैं खुद भी झेल चुकी हूँ। एक दिन एक बच्ची जिसका नाम यामिनी था, उसने मुझसे पूछा, मैम, अगर कोई पापा मेरी मम्मी को रोज मारते हैं तो मम्मी कुछ क्यों नहीं कहती? उस सवाल ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी भर दी। मुझे उस वक्त अपने अतीत की हर छोटी बड़ी चोट याद आने लगी। वो समय जब मैं फारूक के प्यार के नाम पर बंधी थी और मीर साहब के इशारों की गुलाम बन चुकी थी। मुझे अब समझ आ गया था कि दर्द को चुपचाप सहना एक अपराध है, खासकर तब जब कोई दूसरी औरत उस तकलीफ से गुजर रही हो जिसे हम पहले झेल चुके हैं। मैंने उस बच्ची को गले लगाकर कहा, कभी मत डरना, अगर तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहती तो तुम कहो। और उस दिन के बाद मैंने अपने स्कूल में एक नया अभियान शुरू किया, हक की बात, जिसमें मैं बच्चियों और उनके माता पिता को हफ्ते में एक बार जोड़कर समाज में हो रही घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और औरतों के आत्मसम्मान पर चर्चा करती। धीरे धीरे मेरा यह काम पूरे जिले में फैल गया। मीडिया वाले आने लगे, लोग मुझसे इंटरव्यू मांगने लगे। मैं पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर एक दिन सोचा कि अगर मेरी कहानी से किसी एक औरत को भी हिम्मत मिल जाए तो यह सब करना सार्थक होगा। मैंने सब कुछ खुलेआम कहा, अपने तलाक की वजह, मीर साहब की नीच हरकतें, फारूक की साजिश और उस समाज की चुप्पी जो सब कुछ जानकर भी औरत को दोष देता है। पहले तो लोग हैरान हुए, कुछ ने गालियां दी, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखाई, और वो औरतें जो सालों से चुप थीं, अब अपनी आवाज बुलंद करने लगीं। मेरे पास रोज दर्जनों खत आते। कोई कहता, आपने मेरी आंखें खोल दी। कोई लिखता, आपके कारण मैंने तलाक लिया और अब चैन से जी रही हूँ। ये सब पढ़कर मेरा दिल संतोष से भर जाता। लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, तो रास्ते में मुझसे एक अजनबी टकराया। वो बेहद शांत और गंभीर था। उसने माफी मांगी और कहा, आप सबा है ना? मैंने चौंक कर पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा, मैं उस केस में वकील था जो आपने फारूक पर डाला था। मुझे याद आया वो वही वकील था जो कोर्ट में फारूक की तरफ से खड़ा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने कहा, उस दिन कोर्ट में आपके बयान ने मेरी सोच बदल दी। मैंने उसी दिन से ऐसे किसी भी केस को नहीं लिया जिसमें औरत को नीचा दिखाया जाता हो। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा, मैं आपके काम में शामिल होना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद वह अक्सर मेरे कार्यक्रमों में आने लगा। उसका नाम हाशिम था। बहुत शांत, समझदार और गहराई से सोचने वाला इंसान। कई बार जब मैं भावुक हो जाती
तो वो चुपचाप मेरी आंखों में देखकर कहता, सबा, तुमने हार नहीं मानी, तुम एक मिसाल हो। और मैं चौंक जाती, क्योंकि इतने सालों में किसी ने मुझे इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन मैं अब किसी भी रिश्ते से डरती थी। मोहब्बत, शादी, मर्द, ये सब शब्द मेरे लिए फिर से किसी कैद से कम नहीं थे। मगर हाशिम ने कभी मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी, बस साथ दिया, बिना किसी शर्त के। एक दिन जब हम एक गांव में घरेलू हिंसा पर सेमिनार कर रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत ने आकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तुझ जैसी औरतें अब कम हैं, भगवान तुझे सुख दे। उसकी दुआ ने मेरे मन के सारे डर को बहा दिया, और उसी रात मैंने पहली बार अपने अतीत की चिट्ठियों को जलाया, उन सब को जो फारूक की याद दिलाते थे, मीर साहब की गंदी निगाहों की परछाइयों को, और उस समाज की कड़वाहट को जो चुप रहना सिखाता है। मैंने नई डायरी शुरू की। उसमें लिखा, अब जो रिश्ता होगा वही वो मेरी मर्जी से होगा, मेरी इज्जत के साथ। हाशिम ने जब यह पढ़ा तो सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मैं इंतजार कर लूंगा, जितना भी वक्त लगे। मैं कुछ नहीं बोली, बस आसमान की ओर देखा जहां कोई सितारा टिमटिमा रहा था, जैसे खुदा कह रहा हो, अब तुझे तेरे हिस्से की रोशनी मिलेगी। कुछ साल बाद जब मेरा काम पूरे प्रदेश में फैल गया, मुझे एक नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। स्टेज पर बुलाकर जब मेरा नाम पुकारा गया, मिस सबा फातिमा, जिन्होंने समाज में दबे हुए स्त्रियों की आवाज़ हुई, क्या सी द 4 साल से तस सेवाज को न केवल मंच दिया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, तो मैं रो पड़ी। उस दिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ वो हजारों औरतें थीं जो अब खुद के लिए खड़ी हो चुकी थीं। और सबसे पीछे खड़ा हाशिम, जिसने कभी कोई दावा नहीं किया, बस चुपचाप मेरा सहारा बना रहा। अवार्ड लेते हुए मैंने सिर्फ एक लाइन कही, मेरा रिश्ता कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन आज जो मेरा है वो किसी मजबूरी का नहीं, मेरी खुद की ताकत का नतीजा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, और उस दिन मुझे लगा कि मेरा सफर पूरा हुआ। लेकिन असल में वह एक नई शुरुआत थी, एक नई पहचान, एक नई औरत, जो अब टूटती नहीं, झुकती नहीं, बस आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दे।